देखो कल तक हम लोग जो है पढ़ चुके थे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, और सभाज्य संख्या किसे कहते हैं। कल तक हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे। आज तुम लोगों को लिखना है, अगला है जुड़वां अभाज्य संख्या, ठीक है, जुड़वां अभाज्य संख्या, जुड़वां अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। इसको लिखो जुड़वां अभाज्य संख्या, लिखो डैश दो तुम लोग। जुड़वां अभाज्य संख्या को बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। तो जुड़वां अभाज्य संख्या लिख के डैश दो, ठीक है। जुड़वां, ये चैप्टर चल रहा है दोनों, वास्तविक संख्या चल रहा है ना, वास्तविक संख्याएं चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना, ठीक है। उसी का ये दूसरा भाग है तुम लोग का, ठीक है, रियल नंबर्स, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं का दूसरा पार्ट हम बना रहे हैं, ठीक है। इसमें दूसरा पार्ट में हम लोग है ना, कल तक हम लोग अभाज्य संख्या तक पहुंच चुके थे, उसके बाद सभाज्य संख्या ही बता चुके थे। आज सिखा रहे तुम लोग को जुड़वां। ये कितना नंबर चलेगा? ये है 7 नंबर, ठीक है ना, 7 नंबर से, ठीक है। तो चलो जुड़वां अभाज्य संख्या लिखा, लिखो जुड़वां अभाज्य संख्या का परिभाषा से लिखो, अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म जिसका अंतर 2 हो, अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका अंतर 2 हो, अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका अंतर 2 हो, उसे जुड़वां अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जिसका अंतर 2 हो, यानी अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म जिसका अंतर 2 हो, अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म जिसका अंतर 2 हो, उसे जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहते हैं, उसे जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहते हैं। लिख लिया सब जुड़वां अभाज्य संख्या? तो जैसे में लिखो, जैसे इसमें 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है ना, इसका अंतर कितने का होगा? मतलब बीच में एक ही संख्या आ रहा है, इसमें बीच में कौन संख्या आ रहा है? नहीं, 2 और 3 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जिसका अंतर 2 हो, ठीक है ना, 3 और 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 और 5। इसका अंतर देखो, 5 और 3 का अंतर कितने का है? जिसका अंतर 2 ही होता है, ठीक है ना, 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है। अगला कौन संख्या हो जाएगा तुम्हारा? 5 और 7 नहीं हो जाएगा? 5 और 7, इसका अंतर कितने का है? 2 का है, ठीक है ना। अगला लिखो 11 से 13, ठीक है, इसका अंतर कितने का है? 2 का है, ठीक है। उसके बाद 17 से 19 ना, 17 से 19, ठीक है, इस तरह से है ना, मिलेगा जो भी संख्या मिलेगा, ईटीसी दे देता हूँ, इटीसेट्रा, ठीक है ना, इटीसेट्रा मतलब इत्यादि, ठीक है ना, जैसे तुम लोग लिखते हो ना हिंदी में इत्यादि। तो इस तरह की संख्या का सबका अंतर देखो 2 ही होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जुड़वां अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं उसको? जुड़वां अभाज्य संख्या, ठीक है। चलो हो गया ये जुड़वां अभाज्य संख्या सबका। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं, ठीक है, मिटा दो इसको। चलो 8 नंबर में क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्याएं। लिखो भाज्य संख्याएं, लिख के डैश दो, भाज्य संख्याएं लिख के डैश दो, भाज्य संख्याएं, ये 8 नंबर है ना, भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं इसको? कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसको यौगिक संख्याएं बोला जाता है, ठीक है ना। भाज्य संख्या क्या बोलते हैं? यौगिक संख्याएं भी
कहा जाता है इसको। यौगिक संख्या भी इसी का नाम है, ठीक है ना। इसका डिफिनेशन लिखो, डिफिनेशन लिखो इसका। देखो वैसे संख्याएं, वैसे संख्याएं, वैसे संख्याएं जिसका गुणनखंड, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, दो से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। लिख लिया सब। जैसे में लिखो, जैसे में ये भाज्य संख्याएं कहाँ शुरू होता है? एक तो हो नहीं सकता है, एक का गुणनखंड 2 से अधिक होगा, 2 से हो नहीं सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है। ये शुरू कहाँ से होगा? 4 से। 4 के बाद कौन सा संख्या आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 के बाद 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है ना इसमें। ठीक है, इसका जैसे में एग्जांपल लिखो, 4, 6, 8, 9, 10, 12, इस तरह से जिसका गुणनखंड करेंगे 2 से अधिक होगा, ठीक है ना इसमें। यानी जिसमें अन्य संख्या से भाग लग जाता हो, किसी अन्य संख्या से भाग लग जाता हो। देखो सब संख्या में किसी न किसी से भाग लग जाएगा। तो 4 में किससे भाग लगेगा? 6 में भी 2 से लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, और 8 में भी 2 से लग जाएगा भाग, 4 से भी लग जाएगा, ठीक है ना। तो 9 में 3 से भाग लग जाएगा, यानी सब में जो है ना मतलब भाग लग जाता है, ठीक है। सब में किसी न किसी से भाग, तो इसको हम लोग भाज्य संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो सबसे इसमें क्वेश्चन एक ये पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्याएं क्या है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्याएं क्या है? 4 है, ठीक है ना इसमें। और बड़ी के लिए तो खैर अनंत हो जाएगा, ठीक है इसमें। सबसे छोटी याद रखना जरूर, ठीक है। सबसे छोटी, जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? बता सकते कोई? सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। कौन सा है? सबसे छोटी सम संख्या है, कौन सा होगा? और कोई ऐसी संख्या है जो कि समअभाज्य संख्या है? 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। ये सब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखोगे, ठीक है ना इसमें। तो ये सबको क्लियर हो गया कि अभाज्य संख्याएं क्या होता है, ठीक है। चलो अगला तुम लोगों को पढ़ाएंगे संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं, ठीक है। संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं 9 नंबर में लिखो। संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्या, इसको परफेक्ट नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परफेक्ट नंबर्स, ठीक है। तो संपूर्ण संख्याएं लिख के डैश दो, संपूर्ण संख्याएं लिख के डैश दो। लिखा? संपूर्ण संख्याएं लिख के डैश दिया सब? संपूर्ण संख्याएं लिख के डैश दिया। लिखो जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग, जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग, जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग संख्या का दुगुना हो, संख्या का दुगुना हो, संख्या का दुगुना हो, संख्या का दुगुना हो, उन्हें संपूर्ण संख्याएं कहते हैं, 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 उन्हें संपूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे में लिखो इसको। जैसे में इसमें केवल 2 ही संख्या आता है, ठीक है ना। इसमें 2 ही संख्या आता है, 6 और 28। इसमें जैसे में लिखो 6 और 28, ठीक है। 6 और 28। अब इसको चेक करेंगे, जो परिभाषा में जैसे कहा गया है उस तरह होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये खोज किसने किया था? एक तुमने भारत के एक महान गणितज्ञ था जिसका नाम है ना रामानुजन था। क्या था?
उसी ने इस संख्या का खोज किया था, ठीक है ना। वो महान गणितज्ञ था वो भारत का, ठीक है। तो इसमें हमने क्या इसका परिभाषा लिखाया कि जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग संख्या का दुगुना हो। तो देखो गुणनखंड, पहले देखो 6 का गुणनखंड क्या होगा, कोई बता सकते हो 6 का गुणनखंड क्या होगा? 6 का गुणनखंड क्या होगा? 6 का गुणनखंड के क्या होगा, बता सकते हो कोई? 6 में किससे किससे भाग लग जाएगा? 1 से लग जाएगा भाग, और 2 से, 3 से, 6 से लगेगा ना। हमने क्या लिखा है पर इसके गुणनखंडों का योग संख्या का दुगुना हो। तो गुणनखंड हो गया, इसको जोड़ो, 1 2 + 3 + 6, इसका कितना हो गया? 12 हो गया। तो बताओ 6 का ये दुगुना है कि नहीं? तो 6 को दुगुना करेंगे कितना? 12 आ गया है। ऐसे कुल जितने भी संख्या है इसमें 2 ही ऐसा संख्या मिलेगा, बाकी कोई संख्या। तुम 28 अभी चेक कर सकते हो। 28 का गुणनखंड क्या होगा? 28 का गुणनखंड, 28 का गुणनखंड क्या होगा? पहले शुरू 1 से भाग, 1 2 और 3 तो नहीं होगा, 4 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 14 हो जाएगा, उसके बाद 28 होगा। तो सबको जोड़ो, देखो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 जोड़ो, कितना होता है? 56 आता है। देखो तो 56 हुआ कि नहीं? तो 56 हो गया जोड़। बताओ ये 28 का दुगुना है कि नहीं? लिखो 28 को दुगुना करेंगे कितना हो गया? 56 आ गया, ठीक है। ऐसा 2 ही संख्या है। कितना संख्या है? टोटल संख्या में संपूर्ण संख्या है 2 ही संख्या होता है। कौन कौन होता है? याद रखोगे कि 6 और 28। इसका परिभाषा के आधार पे जो है ना, इसको बिल्कुल बैठ रहा है कि नहीं बताओ। इसका गुणनखंड यानी कि जो भी संख्या संपूर्ण संख्या होता है उसका जो गुणनखंड होता है, गुणनखंडों का योग जो होता है, तो संख्या का कितना होता है? वो 2 गुना होता है। कितना होता है? ये 2 गुना होता है, ठीक है ना। इसमें सबको समझ में आ गया ये? तुम लोग गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर समझते हो क्या होता है? ये हमने गुणनखंड निकाला है। अभाज्य गुणनखंड वो होता है जैसे कि तुम लोग इस तरह से बनाते हो ना, देखो थोड़ा सा ये अंतर समझा देता हूँ कि गुणनखंड, जब भी गुणनखंड कहेगा निकालने के लिए तो कैसे निकालोगे, और अभाज्य गुणनखंड कहेगा निकालने के लिए तो कैसे निकालोगे उसको। दोनों में अंतर समझना है, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि कोई संख्या लेते हैं, मान लिया कि हमने ले लिया 50 ले लिया, ठीक है ना। तो 50 का कहेगा कि गुणनखंड निकालना, तो गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर होता है। तो गुणनखंड कहेगा निकालने के लिए 50 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 50 का गुणनखंड, 50 में देखो किससे किससे भाग लगता है? 1 से लग जाएगा, और 5 से लग जाएगा, 10 से लगेगा, 2 से भी लग जाएगा ना। 1 से, 2 से, 5 से, 10 से, और किससे? 25 से और 50 से। इसको बोलेंगे गुणनखंड। क्या बोलेंगे इसको? और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड अगर 50 का अभाज्य गुणनखंड, 50 का अभाज्य गुणनखंड, 50 का अभाज्य गुणनखंड, 50 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जैसे कि तुम लोग इस तरह से गुणनखंड बनाते हो ना, इस तरह से, इसमें कोई भी प्रयोग करेंगे अभाज्य संख्या के प्रयोग करते हैं, अभाज्य संख्या के प्रयोग करेंगे। इसमें 1 नहीं आएगा। कहां शुरू करेंगे इसको? 2 से। 2 से कितना हो गया? ये 25। उसके बाद कितना हो गया? 5 से, 2 से 25 हो गया, 2 से 5 25 हो गया, फिर 5 से 1, ठीक है ना। तो 1 को तो खैर नहीं, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या तो 1 है नहीं, 1 का तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि 1 से किसी संख्या गुना करते उतना ही प्राप्त होता है। इसमें देखो ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या है। इसमें और इसमें देखो गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर समझ रहे हो? देखो गुणनखंड में तुमको भाज्य संख्या भी आया होगा, नहीं आया? देखो यहाँ 10 भाज्य संख्या है कि नहीं बताओ, 25 भाज्य संख्या है कि नहीं, और 50 भाज्य संख्या है कि नहीं। लेकिन अभाज्य गुणनखंड में कोई भाज्य संख्या आया है? देखो तो इसमें कितना आया? 2 गुना 5 गुना 5, ये ना आया है। 1 का तो कोई मैंने रखता है, ठीक है। इसमें देखो 2 गुना 5 गुना 5 आया है। ये 2 5 क्या है? ये भाज्य संख्या को भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में अंतर समझा तुमने? कभी भी गुणनखंड आएगा निकालने के लिए तो हम इस तरह से निकालेंगे,
अभाज्य गुणनखंड आएगा निकालने के लिए तो हम इस तरह से निकालेंगे, उसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसमें सब क्या है, तुम लोगों को बोलते हैं गुणनखंड निकालना तो इसी तरह निकाल दिया, उसी तरह है ना, वो कभी नहीं। ये क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड ये होता है और ये गुणनखंड होता है। क्या होता है ये, गुणनखंड। सबको क्लियर हो गया रे? कभी भी कंफ्यूजन ना होगा कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में क्या अंतर है, समझ में आ रहा है ना। तो गुणनखंड कहेगा निकालना, कैसे निकालोगे, इस तरह से किससे किससे से भाग लगता है, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड कहेगा निकालना है तो जैसे ये निकालते हैं अभाज्य संख्या एलसीएम की तरह निकालते हैं ना, एलसीएम की तरह, उस तरह से ये निकालना है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो ये तो तुम्हारा संपूर्ण संख्याएं हो गया। परमेय संख्या तो बता ही दिए थे। परमेय संख्या हम क्या पढ़ा रहे हैं अभी, सारे जितने भी संख्या पढ़ा है सब कौन सा संख्या पढ़ा है, परिमेय संख्या। कौन सा पढ़ा है, परिमेय संख्या, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बात करेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या तो 2 नंबर पे आएगा ना, एक नंबर परिमेय संख्या था, दूसरा क्या था, अपरिमेय संख्या। 2 नंबर में था अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, संख्याएं, ठीक है। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग अपरिमेय संख्याएं लिख के डैश दो, अपरिमेय संख्याएं लिख के डैश दो सब, अपरिमेय संख्याएं। लिखा अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं लिखो, परिभाषा लिखो इसका। देखो वैसी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं लिख के डैश दिया। देखो वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं वैसी संख्याएं जो p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है, जो p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है, जो p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है, वैसी संख्याएं जो p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। लिखा सब, लिखो ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है, ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है, ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है, ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है, ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है। लिखो ये रूट के अंदर रखी जाती है, ये रूट के अंदर, ये रूट के अंदर रखी जाती है, ये रूट के अंदर रखी जाती है, ये रूट के अंदर रखी जाती है। ये रूट के अंदर रखी जाती है। ध्यान है, रूट के अंदर कोई भी संख्या, देखो ये संख्या हमने क्या बोला, अपरिमेय संख्या है, इसको p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और ये रूट के अंदर रखा जाता है, इसका वर्ग भी नहीं हो सकता। वर्ग का मतलब देखो, वर्ग संख्या कौन कौन सा है, ध्यान रखना। अगर कोई भी संख्या का पूछेंगे कौन कौन संख्या वर्ग है, तो वर्ग संख्या कौन कौन सा होता है, जैसे कि 4 का वर्ग कर सकते हैं, 2 पर स्क्वायर दे सकते हैं, बताओ। अगला संख्या किसका वर्ग कर सकते हैं, 6 का वर्ग कैसे करोगे तुम, 6 का वर्ग करके दिखाओ तो, कौन संख्या का स्क्वायर देंगे 6 आएगा, बताओ, है कोई। फिर
एक हो सकता है, नहीं हो सकता है, एक एक हो जाएगा, क्योंकि एक पे अगर तुम स्क्वायर दोगे तो एक गुना एक कितना हो गया, एक वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या कौन, अगला वर्ग संख्या कौन कौन सा होगा, 16 नहीं होगा, 9 भी तो होगा, नहीं होगा। तो 9 का अगर हम वर्ग करेंगे कितना, 3 पे स्क्वायर दे सकते हैं कि नहीं। अगला वर्ग संख्या कौन सा होगा, 16। 16 पे कैसे वर्ग होगा, क्योंकि 4 पे अगर स्क्वायर दिए तो 16 हो गया। अगला वर्ग कौन सा है, 25 है। 25 के बाद कौन सा वर्ग आएगा, 36। 36 के बाद, 36 के बाद कौन सा वर्ग संख्या है बता, 49। 49 के बाद 55 कैसे वर्ग होगा बताओ, 64 हो जाएगा। 64 के बाद कौन सा आएगा, 81। 81 के बाद 100 आ जाएगा। इस तरह से अब तुमको यह समझ में आ गया होगा कि वर्ग संख्या किसे कहते हैं, जिसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 3 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर के रूप में। कोई ऐसा संख्या है जो कि 2 बार गुना करेंगे 3 हो जाएगा, होगा रे, 5 होगा, नहीं होगा, 8 होगा, नहीं होगा। तो वर्ग संख्या किसे कहते हैं, समझ में आया है? तो इसको कभी भी देखो, अगर ये अपरिमेय संख्या को कभी वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या को कभी वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या क्या कहता है, रूट के अंदर आता है। कहाँ आता है ये, तो रूट के अंदर। इसका उदाहरण में जैसे में लिखोगे, अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या लिखोगे, देखो अगर हम देखो यहां से उदाहरण लेते हैं, ठीक है, जैसे कि √1 लिखे, अभी तुम लोग लिखना नहीं, ठीक है, इसको लिखना नहीं, ठीक है। √2 लिखे, √3 लिखे, √4 लिखे, √5 लिखे, √6 लिखे, √7 लिखे, √8 लिखे, √9 लिखे, रूट, इस तरह से चलेगा। ठीक है, इसमें कौन कौन संख्या तुम रूट से निकाल सकते हो, इसको निकाल सकते हैं। एक का वर्गमूल एक होगा कि नहीं, इसको रूट से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। इसको निकाल सकते हैं, इसको फिर निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, रूट से निकाल लेंगे रे। अगर इसका 4 का वर्गमूल निकालोगे कितना होगा, 2 होगा कि नहीं। तो इसका है ना, इसको 5 को भी नहीं निकाल सकते हैं, 6 को भी नहीं निकाल सकते हैं, 7 को भी नहीं, 8 को भी, 9 को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब संख्या जो हमने जो घेरे हैं, ये सब संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, ये सब संख्या अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन कौन सा, जिसको हमने नहीं घेरा है, जो कि रूट के अंदर है, जो कि रूट से निकल नहीं सकता है। बताओ, 2 रूट से अंदर निकाल सकते हो इसको, है? इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, किसमें आएगा ये, दशमलव में आएगा। ठीक है ना, इसका ऐसा वर्गमूल आएगा, दशमलव में निकालने के बाद भी ये संख्या क्या होगा कि दुहराएगा नहीं, चलते रहेगा, कभी खत्म भी नहीं होगा। अगर तुम 2 का वर्गमूल निकालोगे, 2 का अगर वर्गमूल निकालोगे, तो ये संख्या का दशमलव के बाद जो है ना, कभी भी क्या होगा कि ये खत्म ना ही दुहराएगा, ना तो खत्म होगा ना तो दुहराएगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अगर मान लो 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, है ना, कि न तो खत्म होगा दशमलव के बाद, न तो वो दुहराएगा। ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं उसको, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या क्या लिखोगे, ये लिखो, ये सब जो लिखा हुआ है, √2 जो जिसका कि हम घेरे नहीं थे उसको लिख लो। ठीक है ना, ये सब एग्जाम्पल में लिख लो। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो ये सब, √2, √3, √5, √6, √7, ऐसी संख्या जो भी हो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ऐसी संख्या जो भी हो उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे उसको, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और एक तुमने पाई के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना। पाई जो होता है, इसका पाई का खोज किसने किया था, ये आर्यभट्ट। पाई के जो मान दिया था, है ना, आर्यभट्ट ने, किसने दिया था, इसने आर्यभट्ट ने दिया था। पाई क्या है, अगर पाई का मान अगर निकाला जाए, न तो कभी ये दुहराता है, न तो कभी खत्म होता है। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या। क्या है, इसमें पाई भी लिखोगे, एग्जाम्पल में पाई भी लिखो। ठीक है ना, पाई का भी मान लिखोगे, इसमें पाई भी लिख लिया सब है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक पॉइंट पे थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, पाई के बारे में कंफ्यूजन तुम लोगों को होगा। ठीक है, तो पाई के बारे में कंफ्यूजन होगा। पाई देखो क्या है कि वह अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग जब सवाल बनाते हैं तो पाई का मान क्या प्रयोग करते हैं, 22/7 करते हैं, प्रयोग करते हैं ना। पाई का मान क्या करते हैं,
22/7, ठीक है। लेकिन पाई का एक्चुअल मान ये नहीं होता है, पाई नॉट इक्वल टू 22/7, ये निकटतम मान है इसका। क्या है ये? निकटतम मान है, ठीक है ना। इसमें तो कभी भी अगर तुम 7 से अगर 22 से भाग दोगे तो ये संख्या क्या होगा? दुहराना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? कुछ से आगे जाने के बाद, दशमलव के बाद क्या होगा? ये संख्या दुहराना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? ये दुहराना शुरू होता है। इसलिए पाई है ना अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। एग्जाम में आता है, ठीक है ना। पाई कौन सी संख्या है? 22/7 कौन सी संख्या है? ठीक है ना। पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का मान 22/7 इसका क्या मान है? इसका निकटतम मान है। क्या इसका मान है ना? एक्चुअल मान इसका ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि पाई का मान अभी तक जो है ना एक्चुअल मान अभी ज्ञात नहीं हो सका है। यहाँ तक कि कंप्यूटर से भी जो है ना इसका गणना किया गया, इसका उसमें भी जो है ना इसका ज्ञात नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो पाई एक रहस्य बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये पाई अभी तक जो है ना गणितज्ञों के लिए, जो गणितज्ञ होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, उसके लिए क्या है? पाई एक रहस्य है। क्या है ये? इसलिए पाई का एक्चुअल मान अभी तक ज्ञात नहीं है। ये दशमलव के बाद न तो खत्म होता है न तो दुहराता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन के लिए, सवाल को बनाने के लिए, ठीक है, तो पाई का निकटतम मान क्या करते हैं? उसको है ना प्राप्त कर उसको कैलकुलेशन करते हैं। इसका क्या करते हैं? 22/7 लिखते हो ना, या तो क्या लिखते हो? 3.14 ये लिखते हो, है ना। जिसमें कि नहीं दिया रहता है, कहीं दिया रहता है कि भाई पाई का मान हमको 3.14 प्रयोग करना है, उसमें 3.14 करते हैं। और जिसमें नहीं दिया रहता है 22/7 लिख के उसको कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है ना। और पाई का मान, पाई का प्रयोग जो है ना हम लोग खास करके कहाँ करते हैं? कोई भी जैसे कि मान लिया कि वृत्ताकार है, इस तरह की आकृति, गोलक की आकृति है, चाहे बेलन हो चाहे वृत्त हो, ठीक है, जो भी चक्र में है, उसको उसमें जो है निकालने के लिए उसका आयतन निकालना हो या उसका क्षेत्रफल निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, उसमें हम लोग पाई का प्रयोग करते हैं। तो पाई होता क्या है? पाई का प्रयोग जो है ना ये क्या होता है? जैसे कि मान लिया इसमें एक वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई क्या होता है? ये जो है ना मतलब कि पाई जो होता है इसका, ये जो 22/7 है, तो ये क्या होता है कि पाई को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिधि। वृत्त का क्या है? ये परिधि। और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं इसको? व्यास। क्या बोलते हैं इसको? व्यास। यानी कि पाई जो बराबर होता है परिधि बटे व्यास। क्या होता है? ये परिधि बटे, है ना। हमेशा क्या होता है कि पाई जो हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, ये वृत्त में क्या होता है कि ये यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया? इसका परिधि हो गया, और ये क्या हो गया? व्यास। ये ना परिधि और व्यास का क्या है? अनुपात है। क्या है ये? पाई क्या है? परिधि और व्यास का अनुपात है। समझ में आ रहा है सबको? क्या पाई क्या है? परिधि, यानी कि किसी भी वृत्ताकार आकृति जो भी हो, वो क्या है? उसकी परिधि और व्यास का अनुपात है। क्या है ये? समझ में आ रहा है? पाई क्या है? कभी भी पाई जो है ना मतलब कि हमेशा वृत्ताकार आकृति जो भी हो, उसी में उसका क्षेत्रफल या आयतन निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग बेलन का आयतन निकालते हैं ना, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसमें क्या होता है कि अगर बेलन का आयतन निकालना हो तो पाई स्क्वायर तुम्हारा ये गोल आकृति का हो गया, और उसमें ऊंचाई होता है ना बेलन में, समझ रहे? बेलन में ऊंचाई होता है, अलग से एच लगा देते हैं, ठीक है। तो मतलब एक गिलास में पानी है, पानी का आयतन निकालना तो क्या करेंगे? उसमें पाई स्क्वायर में एच से गुना कर नहीं करेंगे, पाई स्क्वायर में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? गिलास में कितना पानी है वो निकल जाएगा। समझ रहे हैं? गिलास में अगर किसी टैंकी में पानी, जैसे छत पे टैंकी होता है, ठीक है, तो टैंकी में पानी रखा हुआ है, उसका आयतन निकालना कि एक टैंकी में कितना पानी अटता है, उसमें क्या करेंगे? पाई स्क्वायर में एच से उसका ऊंचाई नाप लेंगे, त्रिज्या कितना है नाप लेंगे, तो पाई स्क्वायर में एच से गुना कर देंगे, उसका आयतन निकल जाएगा पूरा, ठीक है। उसमें पानी की मात्रा हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो हम उतना दूसरा चैप्टर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। हमको जिस टॉपिक पे भी चल रहा है उस टॉपिक की बात करेंगे। तुमको ये समझ में आ गया कि पाई अपरिमेय संख्या है, यह समझना क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में है कि नहीं बताओ, है ना। तुम अगर 7 से भाग दोगे ना तो ये,
तो 22 में क्या होगा, 22 में कुछ दशमलव के बाद संख्या दुहराना शुरू होता है, ठीक है। इसमें जो संख्या दुहराता है वो हमेशा परमेय संख्या होता है। क्या होता है वो? क्योंकि देखो मान लें कि और भी संख्या हम लेते हैं, जैसे कि एक संख्या लो तुम 2/3, 2/3 लिया ना, तो 3 से भाग दो 2 में, 3 से भाग दिया 2 में, दशमलव आएगा यहाँ, कितना आएगा, 3 छक 18, 2 आएगा, दशमलव बैठने के बाद 0 बैठता है कि नहीं, तो 3 छक कितना हो गया, 18, ठीक है, 3 छक 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 बैठेगा, 3 छक 18, इस तरह 6 क्या हो रहा है, दुढ़ा रहा है। इसको लिखते कैसे हैं, 0.6, जब कोई संख्या दुढ़ाता है उसके ऊपर क्या लगाते हैं, एक रेखड़ी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इस तरह से लगा देते हैं रेखड़ी, ठीक है। इसका मतलब है कि 6 संख्या जो है बार बार दुढ़ा है, ठीक है। तो ये संख्या जो है p/q के रूप में है। ये जो संख्या अगर मान लेंगे कि ये क्या, ये अगर क्वेश्चन आएगा क्या मतलब कि 0.6 जैसे हो गया, रेखड़ी हो गया, तो क्या ये परमेय संख्या है? अगर परमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिखना है। इसको कैसे लिखोगे, p/q के रूप में लिखना हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो संख्या है 6 लिख दिए, उसके बाद जितने संख्या पर रेखड़ी है उतना क्या करेंगे, 9 लगा देंगे, ठीक है। जितने संख्या पर उतना क्या करेंगे, 9 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद कटना है तो कटा दो, कितना था, 2 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2/3, 2/3 का ही निकला था, बताओ इसी का निकाले थे ना। तो बताओ ये क्या है, एक परमेय संख्या, क्या है ये, p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या। जैसे कि हमने √2, पहले √2 लिखा था कि नहीं, तो √2 का तुम वर्गमूल निकालो, √2 का वर्गमूल निकाल सकते हो कोई, 2 का वर्गमूल सीखा होगा सबने, 8 क्लास में वर्गमूल सबको सिखाए थे, समझेंगे। 2 का वर्गमूल किससे भाग लेगा, इसे बता सकते हो, भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हो, भाग विधि से किससे भाग लेगा, इसमें 1 से लगाएंगे, यही ना, 1 हो गया, 1 इसमें जोड़ते हैं ना, 1 2 हो गया। अब देखो यहाँ तो भाग लेगा, दशमलव बैठाएंगे, दशमलव बैठाने के बाद क्या होता है, इसमें 2 0 बैठाते हैं, बताओ इसमें कितना 0 आता है, 2 0। अब किससे भाग लेगा बता सकते हो, यहाँ क्या अंक बैठाएंगे, यहाँ कितना बैठाएंगे, अगर तुमने यहाँ 5 बैठा दिया, ठीक है ना, तो 5 यहाँ भी 5 बैठाना पड़ेगा, तो 25 5 125 ना हो जाता है, ज्यादा ना हो जाता है, तो इसलिए अच्छा कितना होगा, इससे कम बैठाना पड़ेगा 4 से, तो 4 चौके 16, 4 2 8 1 9, 96 हुआ, तो कितना 4 हुआ। फिर इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्या करते हैं इसको, तो 4 4 8 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। तो फिर दशमलव ये कितने बार लगा, 4 बार लगाए। फिर देखो क्या है कि दशमलव बैठने के बाद 2 0 बैठता है कि नहीं, अब कितने बार भाग लगाएंगे, यहाँ कौन सा अंक बैठाएंगे बता सकते हो कोई, यहाँ कौन सा अंक बैठाएंगे, 2 बैठा दें, यहाँ 2 बैठा देंगे तो क्या होगा, 400 से बड़ा हो जाएगा कि छोटे रहेगा, तो इसलिए इसका मतलब है कि यहाँ 1 ही बैठाएंगे, यही ना, 1 बैठाएंगे, कितना होगा, 281 हो जाएगा। इसमें गया कितना हो गया, 10 में 1 गया, 9 हो गया, यहाँ 9 में 8 गया, 1 हो गया, और यहाँ बचा 3 में 2 गया, 1 हो गया, ठीक है। इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 1 1 कितना हो गया, 2 8 2, ठीक है। दशमलव है तो ये कितने बार, 1 बार बैठा है, तो ये 0 2 0 आ गया, ठीक है। इस तरह से ये क्या होता है, चलते रहता है, क्या होता है। अब जैसे कि यहाँ दशमलव के बाद जो संख्या आते रहेगा ना, न तो संख्या दुहराएगा न तो कभी खत्म होगा, न तो संख्या दुहराएगा न तो कभी खत्म होगा। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं उसको, यानी कि तुम ध्यान रखना, रूट के अंदर जितना भी संख्या आ गया, रूट के अंदर जितना भी संख्या आ गया, सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है ये, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तुम लोग √3 का वर्गमूल निकाल सकते हो, कम से कम दशमलव के बाद 2-3 अंक तक निकाल सकते हो, निकाल के बताओ √3 का वर्गमूल। तो जिस तरह हमने √2 का निकाला उसी तरह √3 का निकाल के बताओ। चलो देखो यहाँ 3 का वर्गमूल, ठीक है ना, जैसे कि √3 है तो 3 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, 3 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, 3 से मतलब कि इसमें पहले किससे, 2 से भाग लगेगा, 2 से दे सकते हैं भाग, यहाँ 1 से ही देना पड़ेगा, तो 1 हो गया, 1 हो गया, 1 बार यहाँ हो गया, तो 2 हो गया ना, यहाँ 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो दशमलव बैठे तो 2 0 बैठा, यहाँ कितना बैठाएंगे,
7 सते 49 की 9, बाकी 4, 7 दूना 14, 14 4 कितना हो गया 18, 189 हो गया, कितना हो गया 11 आ जाएगा ना यहाँ, फिर दया है ना 7 बार आ गया, फिर 7 7 कितना होगा 14 हो गया, और 2 1 3, फिर दशमलव है ना इसको यहाँ दशमलव है 2 जीरो बैठा दिए इसको, ठीक है ना। अब कितने बार लेगा 3 बार लेगा, कितने बार लेगा 3 तिया 9, 4 तिया 12 की 2, बाकी 1 3 तिया 9 1 10, ठीक है ना। यहाँ 1 हुआ तो यहाँ बचा 9 में 2 गया 7, और यहाँ जो है ना खत्म हो गया, समझेंगे। उसके बाद फिर हो गया 3 3 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ जीरो अपने मन से बैठा सकते हैं, यहाँ 3 बार आया था नहीं, 3 बार, उसके बाद कितने बार 2 बार लगाओगे, इसका 2 बार गुना करोगे, इस तरह से ये क्या होगा, ये चलते रहेगा, ठीक है ना। तो कभी खत्म नहीं होगा। तुम लोगों को वर्गमूल निकालने आना चाहिए, ठीक है ना, बता, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। तो √3 यानी 3 का वर्गमूल क्या हो गया तुम्हारा 1.732 से चलता है, ठीक है। जब भी तुमको सवाल में मतलब कि √3 आएगा तो उससे √3 के बदले में क्या लिखोगे 1.732, क्या लिखोगे 1.732, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, हम लोग शून्य के बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि शून्य क्या है, एक पूर्णांक होता है। शून्य क्या होता है, शून्य 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 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य क्या एक पूर्णांक है, क्या है एक, ठीक है। जहाँ ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या के बीच में शून्य आता है, ठीक है। तो शून्य के बारे में लिखना नहीं है, थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लो। शून्य क्या एक पूर्णांक है, क्या है ये पूर्णांक है। यह ना तो धनात्मक संख्या होता है ना तो ऋणात्मक संख्या होता है, ठीक है। ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सबको। और शून्य से किसी भी संख्या को गुना करो तो क्या होता है मान, शून्य से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो क्या होता है मान शून्य होता है। लेकिन शून्य से किसी भी संख्या को भाग नहीं दे सकते तुम। अगर मान लिया कि हमने 4 लिया, इसको शून्य से भाग दे सकते हैं इसको, ये मान कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है। ये अपरिभाषित है, क्या है ये अपरिभाषित, ठीक है। इसका अभी तक है ना मतलब कि सॉल्यूशन नहीं निकला है, ठीक है इसका। तो ये इसलिए इसको परिभाषित मानते हैं, क्या मानते हैं इसको, ध्यान रखना, शून्य से भी किसी भी संख्या को भाग नहीं दे सकते हैं। लेकिन शून्य में किसी भी संख्या को भाग दे सकते हैं। शून्य में कोई भी संख्या, ठीक है, कोई संख्या से अगर भाग देंगे उसका मान भी क्या होता है शून्य होता है, क्या होता है शून्य, ध्यान रखना। लेकिन जब शून्य में 2 से भाग लगे, शून्य में जब 2 से भाग लगे, शून्य क्या होता है एक सम संख्या होता है, क्या होता है ये याद रहेगा सबको। जब शून्य में 2 से भाग देना पड़े उस समय शून्य क्या हो जाता है ये सम संख्या, क्या हो जाता है ये ऑब्जेक्टिव में याद रखोगे कि जब शून्य में 2 से भाग देते हैं तो उस समय शून्य क्या हो जाता है सम संख्या, क्या हो जाता है ये सम संख्या, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो शून्य के बारे में है ना इतना सा थोड़ा सा ध्यान में रखोगे इसको, ठीक है ना। क्योंकि शून्य क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है ये। चलो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो परमेय संख्या और परमेय संख्या हो गया। अब देखो हम लोग किताब से आगे निकलते हैं इसमें, ठीक है। देखो रे अब हम लोग वास्तविक संख्या के परमेय 1.1 की बात करेंगे, ठीक है। तो परमेय 1.1 में क्या दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। इसको यूक्लिड विभाजन है ना एल्गोरिथम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो इसको ये है क्या परमेय, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोगों को परमेय लिखना है, क्या करना है इसको परमेय लिखना है, ठीक है। सबसे पहले इसका परमेय लिखो, उसके बाद हम इसको समझाएंगे। लिखो 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक, 2 धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, a और b दिए रहने पर, दिए रहने पर, a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसे
अद्वितीय पूर्ण संख्याएं P और Q विद्यमान है। Q और R लिखना है, ठीक है। Q और R विद्यमान है, विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R BQ प्लस R ग्रेटर देन 0 या इक्वल, ठीक है, और B जो गया ग्रेटर देन R है, ठीक है। ये परमेय सबको लिखना है, ठीक है। इसको परमेय को समझना है, ये परमेय है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है क्या, इसको समझना है सबको। सब लिख लिया परमेय। इसमें क्या लिखा है, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर, यही ना, एक ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको देखो क्या पढ़ेंगे, R ग्रेटर देन 0 या इक्वल, ठीक है ना। ये जो नीचे है ना, इसका मतलब होता है इक्वल, ठीक है ना, बराबर, ठीक है ना। R का मान हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, क्या होगा ये, और B का मान क्या होगा, हमेशा R से बड़ा होगा। तो पहले समझना है कि ये B R ये सब है क्या, ठीक है। अरे गप नहीं करोगे, B R ये सब जो लिखेंगे ये है क्या, ठीक है। तुम लोगों ने सभी ने भाग बनाया होगा, भाग बनाया ना सभी तुम लोगों ने। तो जब भी भाग बनाते हो, मान लें कि किसी संख्या से भाग देते हो, चलो मान लें कि इसमें 2 से हमने भाग दिया 9 में, कितने बार लगेगा इसमें, 2 चौके 8, शेषफल कितना बचा, 1 बचा, क्या बचा, समझ रहा है इसको। तो इसमें देखो ये क्या है कि, तो ये इसको बोलेंगे A, क्या बोलेंगे इसको, A, क्या बोलेंगे इसको, A, ठीक है ना। और ये हो गया तुम्हारा B, क्या हो गया ये B, और ये क्या होता है Q, ये क्या होता है Q, और ये R होता है, क्या होता है ये R। तुम लोगों को हिंदी में अगर समझा देंगे कि तुमने पढ़ा होगा क्लास में, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है ना। ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने। इस तरह से भाग को सिद्ध किया जाता है इस सूत्र पे। इसमें भाज्य क्या हो गया, A, क्या हो गया ये A, ये हो गया तुम्हारा, भाजक हो गया B, और ये Q हो गया, और प्लस शेषफल को क्या बोलते हैं, R, ठीक है। समझ में क्या हम क्या बोल रहे हैं, अभी पूछेंगे सबसे। भाज्य क्या हो गया, यहां जो हम लिखे हैं भाज्य क्या हो गया A, और B क्या है, B क्या है भाजक, क्या है ये, और Q क्या है भागफल, क्या है ये, और R क्या होता है शेषफल, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, R क्या शेषफल, ठीक है ना। इसको ये है ना, इसी को सूत्र पे जो है ना, इसको ये संक्षेप में लिखा गया, ठीक है, संकेत में A बराबर BQ प्लस R, क्योंकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। हमको संक्षेप में लिखना है A बराबर BQ प्लस R। देखो हमेशा भाग में क्या नियम होता है, इसको मिटा दें, इसको यहाँ तक सब लिख लिया है सब यहाँ तक। अब देखो भाग में क्या नियम होता है, भाग में क्या नियम होता है ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो रे, तो इसमें मान लिया कि हम कोई संख्या लेते हैं, 5 से लिए भाग 21 में, 21 23 में, 5 चौके कितना हो गया 20,
हल्ला नहीं, ये देख रहे हो 5 से भाग दिया 23 में, ठीक है। इसमें बता सकते हो कि इसमें भाज्य कौन सा है, भाज्य कौन सा है बता सकते हो, इसमें ए कौन सा होगा, भाज्य कौन सा है बता सकते हो कोई? 23 क्या है, भाज्य, इसको हम क्या बोलेंगे ए, यही ना। भाज्य को हमेशा किससे संकेत करते हैं, ए से। और उसके बाद इसमें है ना भाजक कौन सा है, 5 है, इसको किससे सूचित करते हैं, बी से। और भागफल कौन सा है, भागफल, भागफल यहाँ इसको किस सूचित करते हैं, क्यू से। इसको रिमाइंडर आर से। ध्यान रखना, ये यहाँ छोटे से पॉइंट ध्यान रखना, हमने क्या लिखा था, ए बराबर क्या लिखा था, बी क्यू प्लस आर, और क्या लिखा था, 0 है ना ग्रेटर देन लेस देन आर हो गया, और बी, ये भी तो लिखा था, ये लिखा था कि बताओ। देखो रे शेष फल हमेशा, देखो शेष फल जो ऐसा होगा हमेशा 0 आ सकता है, ठीक है, या तो 0 से बड़ा। शेष फल कभी तुमने ऐसा भाग बनाया कि माइनस में आया हो, कभी आया है माइनस में शेष फल? तो यहाँ क्या लिखे हैं कि ये जो आर क्या है, शेष फल है, क्या है ये, शेष फल। शेष फल हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, क्या होगा ये, या तो ये वाला चिन्ह है ना, इसका मतलब है कि 0 के बराबर भी आ सकता है। तुमने बहुत ऐसा भाग बनाया इसमें शेष फल 0 आता है कि नहीं? जैसे कि हमने 5 से भाग दिया 25 में, 25 से भाग दिया 25, शेष फल कितना आया, 0 है, शेष फल 0 आ सकता है। या कभी भी शेष फल देखो माइनस में आएगा, कभी नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट ये तुमने समझ में आएगा, शेष फल जो हमेशा होता है, जो आर होता है वो 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर होता है। इसमें देखो 0 से बड़ा है कि नहीं बताओ। और ध्यान रखना, शेषफल हमेशा b से छोटा होता है। इसका मतलब क्या, शेषफल हमेशा b, समझना ना। तो यहाँ से हमेशा शेषफल क्या होगा, ये छोटा होगा। कभी भी अगर यहाँ से यहाँ मान बड़ा है तो फिर अगला भाग देते हैं नहीं बताओ, आगे भाग देते हैं नहीं बताओ। कभी भी अगर शेषफल अगर यहाँ से मान बड़ा हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर आगे भाग देकर उसको छोटा करते हैं। जब तक यह मान छोटा नहीं होता तब तक हम लोग भाग क्या करते हैं, देते रहते हैं। ये समझ में आ रहा है बात? हम क्या इस पॉइंट को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम सवाल बनाएंगे इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करेंगे, वहां बगल में लिख देंगे है ना, 0 लेस देन हो जाएगा आर, और है ना मतलब कि लेस देन बी, ठीक है। इसको क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? इसको क्या पढ़ेंगे, 0 क्या पढ़ेंगे इसमें, लेस देन और इक्वल आर। ये लेस देन है, लेस देन मतलब से छोटा। इसका मतलब जिधर देखो नुकीला भाग, ऐसा अगर तुम अपने भाषा में समझना चाहते हो, जिधर ये नुकीला वाला भाग होता है ना, उधर का मान क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, ये छोटा होता है। यानी कि यहाँ 0 क्या है, 0 क्या है, रिमाइंडर मतलब शेषफल से क्या है, छोटा है, छोटा है, समझ रहा है ना। 0 क्या रिमाइंडर से, मतलब कि ये बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। ये 0 का मान हमने 0 यहाँ 0 आ भी सकता, इसका मतलब है 0 यहाँ आ सकता है, ठीक है। शेषफल जो है हमेशा 0 से बड़ा हो सकता है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ये से खुला वाला भाग, इधर इधर खुला वाला भाग है ना, उधर का मतलब है कि बड़ा क्या है ये, यानी शेषफल हमेशा 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर होता है, ठीक है। और जो b का मान हमेशा क्या होता है, b हमेशा जो होता है ना शेषफल से क्या होता है, ये बड़ा होता है। क्या होता है, यानी कि यहाँ का मान जो होगा हमेशा यहाँ से क्या होगा, ये बड़ा होगा। क्या होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड, ठीक है ना, विभाजन प्रेमिका क्या बोलते हैं उसको, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं, ठीक है ना, जो बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये हमने जो लिखा है इस पॉइंट का मतलब समझा, ये क्या है लिखे ये। हमेशा ध्यान रखना, b क्या होगा, शेषफल से छोटा होगा। b क्या होगा, हमेशा शेषफल से छोटा होगा। और क्या बताया कि हमेशा शेषफल का मान 0 भी आ सकता है या तो 0 से बड़ा आ सकता है। शेषफल का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, शेषफल का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैंने प्रमेय में यही पढ़ा कि 2 धनात्मक पूर्णांक और a और b दिए रहने पर, इसमें 2 धनात्मक पूर्णांक कौन कौन दिया था, a और b, a और ये हो गया एक b दिए रहने पर जब इसको भाग निकालते हैं तो इसमें दिए रहने पर क्या लिखा है, ऐसे अद्वितीय पूर्णांक पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है। अद्वितीय पूर्णांक, अद्वितीय मतलब कि अद्वितीय का मतलब क्या होता है, दूसरा कोई नहीं हो, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी अद्वितीय व्यक्ति था, यानी कि उसके जैसा कोई नहीं था। अद्वितीय का मतलब समझ रहा है ना, कि महात्मा गांधी अद्वितीय व्यक्ति था, इसका मतलब उसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। इसलिए यहाँ कोई दूसरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो मान आएगा, ठीक है, हमेशा इससे छोटा आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा,
छोटा आएगा, यानी कि अद्वितीय का मतलब ये हो गया कि कभी भी यहाँ जो है मान इससे बड़ा या इससे बड़ा नहीं आ सकता, ठीक है, समझ रहे हैं। और कभी भी संख्या अगर मान लें कि इसमें अगर भाग देंगे तो यहाँ से जो है ना क्या होता है, छोटे छोटे संख्या से बड़े संख्या में भाग देते हैं, ठीक है। अगर बड़े संख्या छोटे में देंगे तब तो दशमलव में नहीं आता है इसमें। अगर बड़े संख्या से अगर छोटी संख्या में अगर भाग दोगे तो दशमलव में मान आता है। दशमलव का मान क्या होता है, हमेशा एक से क्या होता है, वो छोटा होता है। दशमलव का जो भी मान होता है हमेशा क्या होता है, वो एक से छोटा होता है, ठीक है। जैसे मतलब दशमलव लिखे, दशमलव 5, 6, 7 चाहे हम कितनों भी लिख दें, है ना, हमेशा क्या होगा, वो एक से छोटा होगा। क्या होगा ये, तो दशमलव, है ना। इसीलिए ये बात सबको समझ में आ रही है, परमे समझ में आ गया। तो इस परमे के आधार पर तुम लोगों को अभी सवाल बनाना है, ठीक है। फिर दूसरा परमे तब बताएंगे जब तुमने उसमें कई सारे सवाल बना लोगे, ठीक है। इस परमे के आधार पे तुमको है ना, इसमें हम HCF सिखाते हैं एक तो, ठीक है। HCF देखो, मान लो एक तो उदाहरण दिया है कि उदाहरण नंबर 1 तुम लोग देख सकते हो। उदाहरण नंबर 1 मिला सबको, उदाहरण नंबर 1 दिखाई दिया रे, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 में क्या लिखा है, 4, 40, 52। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण, हाँ हरा, उदाहरण 1, ठीक है रे। उदाहरण नंबर 1 बता रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि 40, 52 और 12, 576, ठीक है ना। 40, 52 और 52, कितना लिखा है, 40, 52 और 12, 576, 576 का HCF, ठीक है। HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन, कोई शोरगुल नहीं करेगा, बता रहा हूं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें, प्रयोग करके ज्ञात करें। ये तुम्हारा सवाल है, ठीक है ना। तो ये सवाल है, इसको क्या करना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है इसका, और जो हमने परमे बताया उसी परमे के आधार पे बनाना है, उसी परमे के आधार पे बनाना है। तो सबसे पहले देखो HCF क्या होता है। HCF तुम लोग बहुत सारा, ठीक है ना, इसको फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसको महत्तम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, महत्तम समावर्तक, ठीक है। जैसे कि मान लिया कि कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, 2 संख्या लेते हैं। जैसे कि हमने लिया 10 और 25 लिया, ठीक है, 10 और 25। तो 10 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और 25 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों में देखो सबसे बड़ी संख्या क्या मिला है, क्या मिलता है, कॉमन क्या है दोनों में, दोनों सबसे बड़ी संख्या। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब देखो क्या है कि महत्तम समर्थक, महत्तम का मतलब बड़ा मान। अब देखो दोनों में कोई ऐसी संख्या चुनो जो कि सबसे बड़ा है और जो दोनों में मिलता भी है। देखो 5, देखो कि दोनों में संख्या मिल रहा है, ये इसी को बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं उसको, जब भी 2 संख्या का गुणनखंड निकाले उसमें देखना है कि दोनों में कौन सा बड़ी संख्या है जो दोनों में मिलता है, उसको क्या बोलेंगे, HCF। क्या बोलेंगे उसको, HCF, ठीक है ना। तो महत्तम समर्थक समझ लो क्या होता है। और महत्तम समर्थक निकालने का एक विधि ये भी है, तुमको ये बताएं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गुणनखंड निकाल के, ठीक है ना। और भी है ना, कई विधि से निकालते हैं उसको, लेकिन यहाँ हम लोग भाग विधि से बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसको, ये जो हमने परमे बताया, परमे के आधार पे, ठीक है ना। इसमें तो परमे के आधार पे देखो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है क्या करेंगे कि ये सवाल सब उतार लिया है सब, तो सवाल, चलो हम सवाल से लेते हैं, समझे इसको। तो सबसे पहले देखना है कि दोनों में कौन सा बड़ा है,
ये कौन सा बड़ा है इसको, कौन सा बड़ा है? तो ये देखो क्या है कि 40 हो गया, 52 हो गया, इससे बड़ा है कौन सा? 12,576 बड़ा है कि नहीं बता, है ना? इसको क्या करना है, इसको भाग देना है। इसको 40 हो गया, 52 हो गया, और इससे क्या करेंगे 12,576 से भाग देना है। ठीक है, इसको कितने बार में भाग लेगा बता सकते हो कोई? कितने बार में भाग ले? इसको भाग देकर दे सकते हो तुम लोग? भाग दो फटाफट इसको। 3 बार में। 3 बार में कितना आएगा? 3 दूना 3 बार में पूरे में लग जाएगा। तो चलो देखते हैं भाग देके, ठीक है ना। 3 दूना 6 गया, 5 दिया 15 की 5, बाकी 1 4 दिया 12, कितना हो गया? 12 हो गया 156। ठीक है, शेषफल कितना हो गया? 4। ठीक, कितना आया? 400 कितना आया? 20। अब क्या करना है देखो, 420 शेषफल बचा ना। अब देखो मात्रा समर्थक में क्या करते हैं, फिर देखो जब तक कि यहाँ जो है 0 नहीं आ जाता है शेषफल में, तब तक हम चलाते रहेंगे, इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। अब इसको 420 से भाग देंगे, इसमें कितना है? ये भाग विधि से बता रहा है, ठीक है। ये 420 से भाग देंगे इसमें, अब कितने बार लगेगा? कोई बता सकते हो कितने बार लगाएंगे? 2 बार। कितने बार लगाएंगे? 420 हो गया, 9 दूना 18 की 8 9 चुके 36 1 37, ठीक है ना। 9 बार, ठीक है ना। कितना हो गया? 37 80, 2 हो गया, 15 में 8 गया, 8 7 15, यह बचा 9, 9 में 7 गया, 7 2 9, ठीक है। अब और भी आगे बढ़ेगा कितने दिन? 400 फिर 20 से भाग देंगे इसमें, अब कितने बार लगेगा? एक बार में, ठीक है। एक बार में कितना हो गया? 272। कितना हो गया? 8 हो गया यहाँ, अब कितना हो गया? ये 11 में 7 4 11, ठीक है। यहाँ 3 में 2 गया 1, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको फिर जब तक कि यहाँ शेषफल 0 नहीं आता तब तक इसको क्या करेंगे? इसको चलते रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? जब तक ये शेषफल 0 नहीं आता तब तक चलते रहेगा। अब क्या 272, यही ना? कितने बार लगेगा? एक बार में। एक बार में कितना हो गया? 148। कितना? 12 में 8 गया, 4 हो गया, ठीक है। यहाँ बचा कितना? यहाँ कितना बचा? 6 में 4 गया 2, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 124 आ गया, 124 से भाग देंगे 148 में, कितने बार लगेगा? एक बार में 124, और 8 में 4 गया 4 2, ठीक है ना। फिर 24 से भाग देंगे 124 में, 124 कितने बार लगेगा? 24 से कितने बार लगेगा, कोई बता सकते हो? कितना? 5 बार। तो 5 बार में कितना होगा? 5 जो कि 20 के 0, और 24 5 से कितना हो गया? 5 जो 20 के 0, 5 9 10 2 12, 120 ना। अब कितना आया? 4 आया, 4 से भाग देंगे 24 में, 4 छके 24, ये अब 0 आ गया यहाँ, आ गया 0। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया तुम्हारा? एचसीएफ कितना हो गया? यही एचसीएफ होता है, ये वाला कितना आ गया? 4, ठीक है। अभी देखो इस तरह से हम इसलिए निकाले, इसको डायरेक्ट जो है ना, मतलब कि सूत्र पे है ना लिखने में थोड़ा परेशानी होता है, ठीक है। इसको इस तरह से पहले निकाल लेंगे, अब क्या करेंगे? उस सूत्र बैठाएंगे, ठीक है। कौन सूत्र पे? जो हमने अभी लिखा था, ठीक है। तो अब देखो कैसे बैठाते हैं इसको सूत्र पे। चलो पहले जो है ना तुम लोग क्या करना है, इसको उतारना है। उतारना है, फटाफट उतारो, उतारना है इसको। देखो रे, इसमें क्या करना है, इसको जो है क्या करना है, इसको सजाना है किस पे? यूक्लिड प्रेमिका का, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यही ना? हमने गलत लिख दिया, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये सूत्र में क्या आता है? ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, ये होता है। देखो इसमें बता सकते हो, पहले पहली स्थिति में देखो इसमें ए क्या है? ए क्या है तुम्हारा? लिखना है 12,576 बराबर बी क्या है? बी क्या है इसमें? 40 52 है, 40 52
और गुना हो गया, क्यू क्या है 3 है, आर क्या है इसमें 420, ठीक है। दूसरी स्थिति में देखो, अब ये पहला स्थिति हो गया, तो दूसरा स्थिति में देखो ये क्या है, इसमें क्या है, इसका तुमने लिख लिया ना। अब इसमें देखो ये क्या है, कोई हल्ला नहीं करेगा, ध्यान से समझना है, ठीक है ना। ये 2 नंबर का सवाल जो है एग्जाम में शुरू में पहला 2 नंबर में यही आएगा सवाल, तुमको इसी तरह सवाल आता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस बार क्वेश्चन देखना जब आएगा ना एग्जाम में, देखना कि पहले देखो SCF ही निकालने आएगा, ठीक है, 1 नंबर या 2 नंबर का स्थान होता है। तो पहला दूसरा नंबर देखो क्या इसमें, दूसरा स्थिति में क्या लिखेंगे, ये क्या है 40 52 है, और 40 52 हो गया, इसमें बी क्या होगा 420 हो गया, क्या हो गया, और गुना इसमें क्यू क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा प्लस हो गया, तुम्हारा शेषफल कितना हो गया इसमें 272, ठीक है। अब अगला स्थिति में देखो, इसमें क्या है, इसमें ए क्या है 420 है कि नहीं, तो 420 लिखो या क्या लिखोगे, और उसके बाद इसमें बी क्या है 272, गुना शेषफल कितना है 1 है, और शेषफल बोलते हैं, ये तुम्हारा क्यू हो गया 1 हो गया, ठीक है, और ये शेषफल कितना हो गया आर कितना हो गया 148, ठीक है ना। तो चलो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब अगला स्टेप में देखो, अगला स्टेप में ए क्या हो जाएगा, कोई बता सकते हो ए कितना होगा, तो ये 272 हो गया 272, अब फिर हो गया तुम्हारा, और इसमें कितना हो 148 ना, 148 गुना हो गया 1 हो गया, और शेषफल कितना बचा 124, कितना बचा 124, ठीक है। अब दूसरा स्थिति में देखो, यहाँ ए क्या है इसमें 148 है, ठीक है, बी क्या है 124 है, गुना ये क्यू क्या है 1 है, शेषफल 24, ठीक है। फिर अगला स्टेप में ये क्या लिखेंगे 124, बराबर क्या बड़ा ये 24 है, और गुना कितना 5 लिखाएगा, और आर कितना लिखाएगा 4, ठीक है। अगला स्टेप पे क्या लिखाएगा 24 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना 6 प्लस कितना हो जाएगा 0, कितना आ गया ये 0, ठीक है ना। देखो ये महत्वपूर्ण है, सवाल में अगर तुम सिर्फ यही बनाओ तुमको है ना इसमें पूरा मार्क्स मिलता है, ठीक है ना, यही ही बनाना है, ठीक है इसमें। लेकिन वो इसलिए बनाते हैं कि देखो बनाने के बाद क्या था, लिखने में कितना आसान हो गया, फटफट बैठा के लिख दिए, समझ रहे ना, इसलिए बनाते हैं उसको कि ऊपर तुम बना लेना, एग्जाम में भी ऊपर बना लेना, और बाद में इसको इस तरह से क्या करोगे सजा दोगे, और बाद में नीचे लिख देना HCF, क्या लिख दोगे HCF, जो 0 जब आ गया ना यहाँ जो ये पहला वाला होता है ये क्या होता है, इसमें जो B का मान है यही HCF है, क्या है ये HCF बराबर क्या लिखोगे 4, आंसर हो गया तुम्हारा। सवाल इस तरह से बना सकते हो, अगर हम 4-5 सवाल दे बनाने के लिए बना दोगे, चलो हम लिखो 4-5 सवाल देते बनाने के लिए, ठीक है ना, ठीक।